नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नेता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं, लेकिन बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग होने के बावजूद एक नेता ऐसे हैं जो खुद को कोप भवन में बंद कर लिया है। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। यही नहीं, एक नेता ऐसे भी हैं जो कल तक कह रहे थे कि गेम चेंजर हम हैं, जिधर हम जाएंगे जीत उधर जाएगी, लेकिन उनकी भी बोलती बंद हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की, जो बिहार की सियासत में इन दिनों सस्पेंस बने हुए हैं कि आखिर ये करेंगे तो क्या करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग के बाद कोप भवन में खुद को बंद कर लिए हैं और मुकेश सहनी की बोलती बंद हो गई है। संतोष जी, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की इच्छा थी कि उन्हें 3 सीट मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले बार उनके 3 सांसद थे 14 के चुनाव में और वो मंत्री भी रहे थे। पिछली बार नीतीश कुमार जी के प्रेशर में उन्हें बाहर किया गया था, जिस प्रकार से भी पशुपति कुमार को बाहर किया गया था। और जब नीतीश जी आरजेडी के साथ थे इंडिया गठबंधन में, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नीतीश कुमार के से बगावत करवाकर अपने गठबंधन में एनडीए में शामिल कराया था और उन्हें 3 सीट का आश्वासन दिया गया था। लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि उन्हें 1 सीट दे करके घोषणा कर दी गई। आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी न थे, न ही उनके कोई प्रतिनिधि थे। तो नाराज़गी स्वाभाविक है कि अकेला तो भाई वो नीतीश कुमार के साथ भी कहीं भी रहते तो उनको टिकट मिलना तय था, आरजेडी के साथ भी रहते तो कहीं भी, तो उनको नीतीश जी मानते भी बहुत थे। नीतीश जी के में सेकंड नंबर का पद, सेकंड थर्ड नंबर की कुर्सी उनको थी। और इधर एनडीए में आने के बाद क्या है, कम से कम अगर 2 सीट उनको उम्मीद थी, 2 भी नहीं मिला, तो वो नाराज़ चल रहे हैं। हो सकता है वो बगावत करे और वो सीट का त्याग करके, जिस प्रकार से एक फिल्मी कलाकार ने बंगाल सीट उनको दिया गया और उन्होंने बोला कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। भोजपुरी कलाकार हैं पवन सिंह, तो उन्होंने बगावत कर दिया, बोला कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है बंगाल से। भाजपा की काफ़ी किरकिरी हुई। अब मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं वही काम ना कर दें। उनकी आरजेडी से बात चल रही है, अगर आरजेडी से उनको 2 या 3 सीट मिल जाती है तो आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं और आरजेडी के गठबंधन करके इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। उसी प्रकार से मुकेश सहनी की स्थिति है। मुकेश सहनी की स्थिति हो गई है कि भाई, जब वो मल्लाह समाज से आते हैं और उनका वोट बैंक वही है, मल्लाह समाज ही है, सन ऑफ मल्लाह उन्हें कहा जाता है, तो उनके साथ वही कहावत चरितार्थ हो गई है कि एक गाना था कि जब मांझी ही नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। तो उन्होंने इतनी, उनकी महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षी इतना ज़्यादा हो गए हैं और उसी का परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने उन्हें मंच पर, पिछले विधानसभा चुनाव में सम्मान दिया था, मंच पर वो बहिष्कार करके निकल गए, भाजपा से सेटिंग करके। भाजपा के कहिए कि बी टीम बन करके गठबंधन में आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस का खंडमंडल करके भाजपा के साथ चलेंगे, और भाजपा ने उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया, अपना कैंडिडेट दिया, उसके बाद 4 सीट उनका जीता, चारों को फिर भाजपा में मिला लिया, 0 पर आउट, मंत्री बनाया, 6 महीना बाद हटा दिया। तो अब स्थिति हो गई है कि उनकी विश्वसनीयता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी उन पर भरोसा नहीं कर रही है, इसलिए उनको 1 भी सीट नहीं दिया। राष्ट्रीय जनता दल भी भरोसा नहीं कर रही है कहीं भाजपा का बी टीम बन के फिर यहाँ खंडमंडल करने ना आए। तो एक कहावत है ना कि न घर के न घाट के रहे, लेकिन उनकी प्रयास, वो अभी भी प्रयासरत हैं कि उनको कम से कम 1 सीट भी मिल जाए। तो वो प्रयासरत हैं, 2 सीट 3 सीट का दावा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। वो महागठबंधन में भी प्रयास कर रहे हैं, भाजपा नेताओं से भी संबंध कर रहे हैं कि कम से कम 1 सीट मिल जाए। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, कहीं से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके। नहीं तो ऐसे ही उनकी राजनीति सन ऑफ मल्लाह के रूप में वो करते रहें और कहीं नहीं। राजनीति का तो मूल मकसद अभी वर्तमान समय में तो यही है ना, पहले की बात तो नहीं है कि राजनीति कर रहे हैं लेकिन पद नहीं चाहिए।
जयप्रकाश नारायण ने कोई पद नहीं लिया, महात्मा गांधी ने कोई पद नहीं लिया। बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई होती थी। लेकिन आज तो सबसे मूल है पद। राजनीति में आए तो सबसे पहले लोग पद खोजते हैं, या तो एमएलए बन जाएं, एमएलसी बन जाएं, एमपी बन जाएं, राज्यसभा चले जाएं, मंत्री बन जाएं, कहीं अध्यक्ष बन जाएं। तो ये महत्वाकांक्षा है। तो मुकेश सहनी की भी यही महत्वाकांक्षा है और उपेंद्र कुशवाहा की भी यही महत्वाकांक्षा थी। उपेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कुशवाहा समाज ने स्वीकार भी किया था, वोट भी दिया था। लेकिन उन्होंने इतनी बार पाला बदला। नीतीश, खैर पाला बदलना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही उनको आगे बढ़ाया, तो नीतीश जी के रास्ते पर ही वो चलते रहे, बार बार पाला बदलते रहे। आए इस हमेशा इस्तीफा दे करके वो भी पाला बदलते रहे। तो कभी एमएलसी बनाया नीतीश जी ने तो फिर इस्तीफा दिया, राज्यसभा भेजा उसमें भी इस्तीफा दिया। संतोष जी, आपने कहा कि जो ये दोनों उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नेता हैं जो न घर के रहे न घाट के। तो मैं भी एक कहावत कहता हूँ जो मैंने सुना है बचपन से कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़े। तो इन लोगों ने अपना ही घर में को है जो उजाड़ने का काम किया है। वास्तविकता यही है और आने वाले दिनों में बिहार की सियासत से ये गायब हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में अभी नहीं कह सकते हैं कि घर के रहे ना घाट के। उनको तो एक सीट मिल ही गई है कम से कम, वो एक तो किनारा उनको मिला हुआ है। मुकेश सहनी के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में सभी दल अपना अपना प्रयास करते हैं और हो सकता है कि मुकेश सहनी को भी महागठबंधन से मिल जाए और उपेंद्र कुशवाहा को भी मिल जाए। और इससे अलग एक है, हाँ, और जो आप बोल रहे थे कि घर के न घाट के और कहीं के ना रहें, तो कहीं के ना रहे तो ऐसी बात नहीं है। मतलब राजनीति में अप और डाउन होते रहता है। और चुनाव के बाद आप उपेंद्र कुशवाहा को देखिएगा, पिछले बार 2019 के चुनाव हार गए थे तो बाहर थे लगातार। विधानसभा चुनाव भी हार गए सभी जगहों से। ओवैसी और मायावती के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन उसके बाद फिर नीतीश जी ने उनको अपने पार्टी में बुलाया, एमएलसी बनाया, फिर उनको छोड़ करके चले गए। तो राजनीति में महत्वाकांक्षा के कारण थोड़ी देर के लिए किनारे होते हैं, फिर एक कद पर आने के बाद किनारे नहीं होते हैं। आरजेडी के एक नेता ने बयान दिया कि हम जो मृत हो चुके हैं राजनीति में उनको जीवन दान देने का काम नहीं करेंगे। अब तक आरजेडी जो है ऐसा काम करते आई है, लेकिन अब अपना लाइन चेंज कर लिया है। शायद ये संदेश मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के लिए है, पारस जैसे नेताओं के लिए? निश्चित तौर पर है भाई। रामविलास पासवान जी जब चुनाव हार गए थे 9 में तो डेट पर आए थे, लेकिन लालू यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजकर जीवित किया और उसके बाद वो लालू यादव का ही पाँव काटे। तो अभी जैसे देखा जाए तो एक प्रकार से मुकेश सहनी अगर भाजपा नहीं देती है तो उनकी राजनीति का कोई मकसद नहीं, फिर विधानसभा चुनाव तक इंतजार करें ऐसे ही, और टिकट देती है तो फिर मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा की है, कम से कम एक सीट तो मिली हुई है, इधर आएंगे तो 2 सीट मिल जाएगी, तो राजनीति चलती रहेगी। तो एक अगर यह स्टैंड है आरजेडी का, तो मुझे लगता है कि राजनीति में ऐसा स्टैंड मायने नहीं रखता है। राजनीति में अगर इस स्टैंड पर चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबको नहीं जोड़ती, सबको जीवित नहीं करती। अगर वो स्टैंड रहता तो 15 में 13-14 में जब भाजपा से अलग हुए थे तो लालू प्रसाद ने उन्हें जीवित किया, नीतीश कुमार को। उसके बाद फिर अभी भाजपा जब 21-22 में जब जदयू के तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की कवायद कर रही थी, फिर लालू प्रसाद ने उनको जीवन दान दिया। तो ये राजनीति में चलते रहता है। उनको जीवन दान दिया, उससे फिर ये भी तो हुआ कि उसके कारण तेजस्वी को भी जीवन दान मिला। लालू प्रसाद जब नीतीश कुमार के साथ 15 में गए तो तेजस्वी यादव और निखर कर सामने आए, एमएलए बने। नहीं तो अकेले लड़ते तो वो एमएलए भी नहीं बन पाते। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, फिर उनके साथ जीते तो मीसा भारती राज्यसभा भी गई। सीट है तभी तो राज्यसभा जाएंगे, नहीं तो कहाँ से जाएंगे। तो राजनीति में एक दूसरे को के कंधे पर रखकर ही लोग आगे बढ़ते हैं। जी, एक दूसरे के कंधे पर रखकर ही लोग राजनीति में आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जो सिर पर पैर रखने की कोशिश करते हैं वो नीचे खिसक जाते हैं। शायद उपेंद्र कुशवाहा, पारस और मुकेश सहनी इसके उदाहरण हैं जो सिर पर पैर रख के आगे बढ़ना चाहते हैं और इनकी अति महत्वाकांक्षा
इन्हें ले डूबी है। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा आज कोप भवन में हैं और मुकेश सहनी जो है अलग थलग पड़े हुए दिख रहे हैं। देखिए, कोप भवन में है, लेकिन वो आरजेडी में उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत चल रही है। वो प्रयास कर रहे हैं कि आरजेडी से हमको 3 सीट मिल जाए। मुकेश सहनी भी आरजेडी में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको तरजीह नहीं दिया जा रहा है। और पशुपति कुमार पारस वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका मामला है उनको 4 सीट चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 4 सीट आरजेडी देगी। हाँ, पशुपति कुमार पारस को अगर हाजीपुर से लड़ाती है आरजेडी, तो चिराग के खिलाफ एक अच्छा मुकाबला हो सकता है। चिराग पासवान को पशुपति कुमार पारस वहाँ परास्त कर सकते हैं, उनमें क्षमता है। क्योंकि रामविलास पासवान भले चुनाव लड़ते थे, लेकिन हाजीपुर का मैनेजमेंट पशुपति कुमार पारस ही करते थे। तो वहाँ जितने भी नेता हैं सब पशुपति कुमार पारस से डायरेक्ट टच में है। पासवान समाज का हो चाहे किसी भी समाज का हो, सब लोग उनको नेता मानते हैं। सबसे एक पारिवारिक संबंध उनका है, सब लोगों से बाय नेम पहचानते हैं। लेकिन चिराग पासवान किसी को नहीं पहचानते, बाय नेम किसी को नहीं जानते हैं। चिराग पासवान किसी को बाय नेम नहीं जानते हैं। वो हाई फाई नेता हैं, कारपोरेट नेता हैं। उनके यहाँ दरवाज़ा खुला, अपॉइंटमेंट रहेगा तब दरवाज़ा खुलेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर के यहाँ, चीफ मिनिस्टर के यहाँ कोई अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं जा सकता है, उसी प्रकार चिराग पासवान का है कि उनके यहाँ अपॉइंटमेंट लेकर जाइएगा तभी मुलाकात होगी। तो ये नेता है, तो ये एक दूरी है जनता से और नेता के बीच, दूरी है चिराग पासवान और जनता के बीच। तो पशुपति कुमार पारस अगर वहाँ से लड़ेंगे तो उसका फायदा उनको मिलेगा। पशुपति कुमार पारस डायरेक्ट है और आरजेडी के पास वहाँ पे हाजीपुर में कोई वैसा कैंडिडेट नहीं है कोई जो कि उसका मुकाबला कर सके चिराग को। तो पशुपति कुमार पारस एक अच्छे कैंडिडेट हैं, पासवान समाज के हैं, और वो लड़ेंगे तो पासवान समाज का 10 से 20% वोट भी तोड़ेंगे, तो उसका फायदा मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आरजेडी चिराग पासवान को हराना चाहेगी। आप ही ने बोला कि याराना है तेजस्वी और चिराग हराना चाहेगी। अगर हराना चाहेगी चिराग पासवान को, तब वो पशुपति पारस को आगे करेंगे। लेकिन राजनीति में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में अच्छी मित्रता है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं चुनाव में। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को मदद किया, एक डमी कैंडिडेट दे करके 25,000 वोट काट लिया, तभी चिराग पासवान तेजस्वी यादव जीत पाए। उसी प्रकार चिराग पासवान के अनुसार ही जो कैंडिडेट चिराग पासवान को सूट करेगा वही कैंडिडेट तेजस्वी यादव देंगे हाजीपुर में, ताकि चिराग पासवान जीत सके। दोस्ती लड़ाई अपनी जगह रहती है। जैसे आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी लाख आलोचना करे तेजस्वी यादव के, लालू प्रसाद को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कि लालू परिवार का कोई हारे, तेजस्वी यादव चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। जब तेजस्वी यादव खत्म हो जाएंगे, हार जाएंगे, लालू प्रसाद का परिवार खत्म हो जाएगा, तो वोट किस नाम पे मांगेंगे? आप देख लीजिए, लालू प्रसाद को के सत्ता से बेदखल हुए लगभग 20 साल होने को है, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जंगल राज की बात करते हैं, अभी तक जंगल राज की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद खत्म हो। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव कैसे जीते? चिराग पासवान ने हर जगह कैंडिडेट दिया, नहीं तो क्या तेजस्वी यादव इतनी सीट लाते क्या? तो तेजस्वी यादव ने भाजपा तेजस्वी यादव के माध्यम से नीतीश कुमार को डाउन किया और तेजस्वी यादव को आगे किया। तो ये लोकसभा चुनाव में भी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी यही करेगी, नीतीश कुमार को डाउन करेगी चूँकि, और तेजस्वी यादव को फिर आगे करेगी। आप देखिएगा इस बार लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जैसे पिछली बार जो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, तो उसकी वजह तो तेज प्रताप यादव थे, जो कि जहानाबाद हरवा दिए थे, पाटलिपुत्र हरवा दिए, कैंडिडेट दे करके उन्होंने हराने का काम किया था। लेकिन इस बार आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी चिराग के माध्यम से नीतीश को हरवाएगी और नीतीश के माध्यम से चिराग को हरवाने का काम करेगी। आप जदयू के और भाजपा के विधायकों की, बागी विधायकों की मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 17 विधायक बागी विधायकों की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने विद्रोह कर दिया है कि अच्छा लोकसभा चुनाव में सबक सिखा देंगे। और जो भी 17 विधायक हैं सभी सवर्ण समाज के ज़्यादातर हैं, क्षत्रिय समाज के हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, ये सब लोग मिलकर की बैठक हुई थी 17 विधायकों की। जदयू के विधायकों की अलग बैठक हो रही है। सब लोग मंत्रिमंडल विस्तार को नाराज हैं और सब लोग लोकसभा चुनाव में सबक सिखाना चाहते हैं। तो उसका फायदा किसको मिलेगा? तेजस्वी यादव को मिलेगा। अगर चिराग पासवान के जो वोटर हैं वो नीतीश जी को वोट नहीं देंगे, उनके वोटर, तो क्या नीतीश जी जीत पाएंगे क्या? और नीतीश जी के वोटर अगर चिराग पासवान के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे तो क्या जीत पाएंगे क्या? वैसे नीतीश जी और पशुपति कुमार पारस में अच्छी याराना है, अच्छा याराना है, दोनों में अच्छी पड़ती है। हो सकता है चिराग को हराने के लिए
पशुपति पारस को आगे करके वो जिताने का काम करें, उनके वोटर पशुपति कुमार पारस पर हो। राजनीतिक दलों में और चुनाव में ऐसे होते रहता है, एक दल डमी कैंडिडेट देकर और एक बड़े नेता को जिताने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते तो हैं। जैसा कि संतोष जी कह रहे हैं, इससे आप समझिए कि राजनेता कितने शातिर होते हैं। आप और हम चुनाव मैदान में लड़ते हैं, चुनाव जीतने के बाद मज़े नेता करते हैं और लड़ाई आप करते हैं। तो इससे सबक लीजिए कि वे और वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं, याराना है। और याराना निभाने के लिए किस हद तक जाते हैं नेता, ये संतोष जी ने एक उदाहरण दिया। संतोष जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार भी लोकसभा के चुनाव में याराना देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर आप देखिएगा ना भाई, आप देखिएगा जब चुनाव होंगे तो आप देखिएगा ना नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ कैसे चिराग पासवान काम करते हैं, और भाजपा भी नीतीश को खड़ाने का काम करेगी। देखिए, नीतीश जी के प्रति एक भाजपा में अभी तक विश्वसनीयता नहीं है। नीतीश जी अभी देखा जाए तो देश की राजनीति में सबसे अविश्वसनीय चेहरा है नीतीश कुमार, उन पर कोई भरोसा ही नहीं करता है। अभी भी भाजपा के लोगों को भरोसा नहीं है, चाहे चिराग पासवान को भरोसा नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद अगर उनको 10 सीट आ जाएगा या 15 सीट जीत जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बन के इंडिया गठबंधन में ना भाग जाए। उन पर भरोसा नहीं है, कब वो पलटी मार देंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अपना सीट जीतेगी नीतीश कुमार के वोट लेकर, लेकिन इंटरनल भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि ऊपर से मैसेज आएगा और अंदर अंदर ही नीतीश कुमार को चारों खाने चित कर दिया जाएगा, चाहे वो चिराग के माध्यम से हो या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के माध्यम से हो। मुझे लगता है नीतीश कुमार को इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर 2020 की तरह हराने का काम करेगी, माध्यम जो भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। तो बिहार की सियासत में अभी बहुत खेल होने बाकी हैं। कोप भवन से उपेंद्र कुशवाहा कब निकलेंगे ये देखने वाली बात होगी, और गेम चेंजर मुकेश सहनी क्या अपनी गेम बचा पाएंगे या उनकी गेम बच जाएगी, ये भी अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें। चलते चलते हम अपने दर्शकों से एक बात और कहना चाहते हैं कि हम जब भी कोई डिस्कशन का प्रोग्राम करते हैं, कोई खबर दिखाते हैं, तो वो फेक नहीं होता और एक आधार होता है, एक विचार होता है। इसमें ज़रा सा भी तिल मात्र भी किसी तरह का भेदभाव और फर्जीगिरी नहीं की जाती। तो आप हमें इसी तरह अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।